रात का घना सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। घने जंगल के बीच बने एक प्राचीन मंदिर के अंदर कुमुद नाम की एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी। मंदिर के अंदर एक दिया रखा था जो बुझा हुआ था। कुमुद उस दिए को जलाने का प्रयास कर रही थी। तभी अचानक उसके कानों में एक कड़कदार आवाज गूंजी। ए लड़की, इस दिए को जलाने से पहले एक बार सोच लेना। अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी लोभ या लालच हुआ तो तुम कभी इस मंदिर के बाहर नहीं जा पाओगी। कुमुद पीछे मुड़कर देखती है। उसके पीछे मंदिर का पुजारी खड़ा उसे घूर रहा था। आज संसार की कोई भी शक्ति मुझे इस दिए को जलाने से नहीं रोक सकती। पुजारी जी, आप वापस चले जाइए। मैं अपने मन की मुराद पूरी करके रहूंगी। मुझे किसी भी हालत में वो चाहिए। ये सुनकर पुजारी चौंक गया। तुम्हारी बातों से क्रोध और अहंकार झलक रहा है। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ, इस दिए को मत जलाओ लड़की। लेकिन कुमुद ने पुजारी की बात को अनसुना कर दिया। उसने दिया जला दिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। अगले ही पल एक भयानक घटना हुई। कुमुद का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। ये मुझे क्या हो रहा है? पुजारी ने उसे दया भरी नजरों से देखा। अरे बेटा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। पूरी बात सुने बिना ही तुमने इस दिए को जला दिया। तुम्हारे मन में लालच था, लालच, और लालच की सजा तो तुम्हें मिलनी ही थी। कुछ ही क्षणों में कुमुद पूरी तरह पत्थर की मूर्ति में बदल गई। आखिर कुमुद उस रहस्यमय मंदिर में क्या करने आई थी? उस विचित्र दिए का रहस्य क्या था और वो पत्थर की क्यों बन गई? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के आगे छिपे हैं। एक छोटे से गांव में कुमुद और गौरी नाम की दो जुड़वा बहनें रहती थीं। कुमुद का रंग गोरा था जबकि गौरी का रंग सांवला था, लेकिन चेहरे की बनावट दोनों की एक जैसी थी। दोनों बहनें सगी होने के साथ साथ सबसे अच्छी सहेलियां भी थी। उनके प्रेम और आपसी लगाव की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। उनके पिता सुखदेव एक मेहनती किसान थे। सुबह का समय था। सुखदेव हल उठाकर बाहर जाने ही वाला था। कौशल्या, ओ कौशल्या, अरे आज मेरा खेत जाने का मन ही नहीं है। अरे लेकिन क्या करूं भाई, काम तो करना ही पड़ेगा। चलो। ये सुनकर कौशल्या चौंक गई। जब आपका मन नहीं है तो खेत में क्यों जा रहे हैं? तो और क्या करूं कौशल्या, अगर काम नहीं करूंगा तो परिवार कैसे चलेगा भाई। तभी वहाँ कुमुद और गौरी आ पहुंची। पिताजी, हम दोनों बहनों के रहते आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लड़कियां हैं, लेकिन लड़कों से कम थोड़ी है। ये सुनकर सुखदेव मुस्कुरा दिया। अरे इसमें कोई शक की बात थोड़ी ना है बेटा। पिताजी, आज आप आराम कीजिए। खेत में हम दोनों बहनें काम कर लेंगी। ये सुनकर सुखदेव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। देखा कौशल्या, मेरी दोनों बेटियां मेरा कितना ख्याल रखती हैं। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि इनके विवाह के बाद हम दोनों कितने अकेले हो जाएंगे, है ना? अरे गौरी मुस्कुराई। पिताजी, हम दोनों आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। कौशल्या हंसने लगी। बेवकूफ, शादी के बाद तो हर लड़की ससुराल ही जाती है। तो फिर हम शादी के लिए एक शर्त रखेंगे। हमारे पति को शादी के बाद यहीं रहना होगा। ये सुनकर सुखदेव और कौशल्या हंसने लगे। कुछ देर बाद दोनों बहनें खेत की ओर निकल पड़ी। दोनों बहनें अभी थोड़ी दूर ही चली थी कि उन्होंने देखा कि रामलाल नाम का धोबी अपनी पड़ोसन सावित्री से झगड़ा कर रहा था। देख सावित्री, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि कल मेरे गधे को तूने ही मारा था। तू जानती है कि मेरा गधा कितनी देर से रो रहा है? तुझे पता है? ये सुनकर सावित्री गुस्से में आ गई। अरे कीड़े पड़े तुझमें रामलाल,
तुझे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? ये सुनकर रामलाल और भड़क गया। नौटंकी तो देखो। ए सावित्री, औरत होने का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो तभी वहां सावित्री का पति नरेश आ गया। नहीं तो क्या हूँ क्या? अरे क्या हूँ क्या? कर क्या लेगा रे तू? है हिम्मत है तो मेरी पत्नी पर हाथ उठा के दिखा, फिर मैं देखता हूँ कि क्या हूँ क्या खूं। ऐसा धुमा के दूंगा ना घुम्मा कि दिमाग ठीक हो जाएगा तेरा। ये सुनकर रामलाल क्रोधित हो गया। हा घुमा देगा मुझको? क्या फालतू की बकवास कर रहा है रे नरेश? कल ही तो तू मुझसे कुछ धन उधार लेकर गया था। अगर इतना ही बुरा लगा है तो ला धन लौटा दे। नहीं तो घुमा देगा मुझको। ला पहले धन लौटा। नरेश गुस्से में बोला। अरे बड़े आए धन लौटाने वाले, जाओ, नहीं लौटाऊंगा। आज जो करना है सो कर लेना, नहीं लौटाता तुम्हारा धन, जाओ। रामलाल और क्रोधित हो गया। क्या कहा तूने? जो करना है कर ले। अरे मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। अरे इतना खचोड़ूंगा, मारूंगा कम, खचोड़ूंगा ज्यादा तुझको। दिमाग खराब करके रखा है तूने। रामलाल गुस्से से आगे बढ़ा ही था कि तभी कुमुद और गौरी आ गई। अरे रामलाल चाचा, आप सावित्री चाची से झगड़ा क्यों कर रहे हैं? आप दोनों तो अच्छे पड़ोसी हैं ना? रामलाल गुस्से से कुमुद की ओर देखने लगा। अरे तुम नहीं जानती बेटा कुमुद, ये सावित्री देखने में जितनी भोली नजर आती है ना, उतनी भोली है नहीं। कल मेरा गधा गलती से इसके घर क्या चला गया था, इसने तो बेचारे गधे को मार मार के उसकी बुरी हालत कर दी। तुम जानती हो मेरा गधा कितना रो रहा था? बेचारा सुसुक सुसुक के रो रहा था। और जब भी इसके पति नरेश को उधार की जरूरत पड़ती है, भीगी बिल्ली बना मेरे सामने बैठा रहता है, दे दो उधार, दे दो उधार। और आज देखो काटने को दौड़ रहा है मुझको। ये सुनकर सावित्री फिर क्रोधित हो गई। ये झूठ है, मैंने तुम्हारे गधे को नहीं पीटा। अरे जाओ 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 सावित्री, झूठ किसी और से बोलना। अगर तुमने नहीं पीटा तो फिर किसने पीटा है बताओ? तभी सावित्री का पति नरेश बोला। अरे हमको क्या पता किसने पीटा है। नहीं तो तुम्हारे गधे को हो सकता है तुम ही ने पीटा हो, लड़ने आ गए हमसे। गौरी ये दृश्य ध्यान से देख रही थी। अरे आराम से, मैं अभी फैसला कर देती हूँ। इतना कहकर गौरी रामलाल की ओर मुड़ी। रामलाल चाचा, आपको किसने बताया कि आपके गधे को सावित्री चाची ने पीटा? मुझे जो वो तो चमेली चाची ने बताया था। बात यह है कि कल जब मेरा गधा रो रहा था ना, तब चमेली चाची ने मुझसे कहा कि उसने अपनी आंखों से देखा कि सावित्री मेरे गधे को पीट रही थी। रामलाल चाचा, चमेली चाची के बारे में तो पूरा गांव जानता ही है कि वो कितनी बड़ी चुगलखोर औरत है। आप उनकी बातों में आ गए। ये सुनकर सावित्री क्रोधित हो गई। बुलाओ चमेली चाची को, अभी बुलाओ। कुछ ही देर में चमेली चाची वहां आ गई। बताओ चमेली चाची, मैंने रामलाल के गधे को कब पीटा? चमेली चाची बनावटी हैरानी से बोली। हाय दैया, मैंने कब कहा कि रामलाल के गधे को तुमने पीटा? ये सुनकर रामलाल क्रोधित हो गया। क्यों चमेली चाची, तुमने ही तो कहा था ना कि मेरे गधे को सावित्री ने पीटा है। बोलो, अब बोलो। बोलती क्यों बंद हो गई? मुंह में दही जम गया क्या? बोलो ना। मैंने नहीं कहा, तेरी सुनने में कोई गलती हुई होगी। मुझे अपने झगड़े में मत घसीट। इतना कहकर चमेली चाची वहां से चली गई। कुमुद ने गहरी सांस ली। हाँ, बस अब सब समझ में आ गया। अब घर जाओ और झगड़ा खत्म करो। रामलाल ने सावित्री और नरेश से माफी मांगी और अपने घर चला गया। दूसरी ओर कुमुद और गौरी अपने खेतों की ओर बढ़ गईं। दोनों बहनें खेत में मेहनत से काम करने लगी। शाम होने पर जब दोनों घर लौटने लगी, तब कुमुद बोली, आखिर चमेली चाची को चुगलखोरी करने में क्या मजा आता है? गौरी हल्का सा मुस्कुराई। तुझे एक बात और नहीं पता। सुना है चमेली चाची को हम दोनों बहनों का प्रेम भी पसंद नहीं है। वो अक्सर तेरे खिलाफ मुझे भड़काती रहती है। कहती रहती है कि तेरी बहन सुंदर है और गोरी है, उसका विवाह किसी राजकुमार से होगा और तेरा विवाह किसी साधारण पुरुष से होगा। ये सुनकर कुमुद क्रोधित हो गई। वचन दो कि तुम कभी भी उसके बहकावे में नहीं आओगी। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। तुम भी वचन दो
कुमुद मुस्कुराई। मैं वचन देती हूँ, हम दोनों बहनें कभी भी चमेली चाची के बहकावे में नहीं आएंगे। कुछ देर बाद दोनों बहनें अपने घर लौट आईं। उधर चमेली चाची अपने घर में बैठी हुई थी। तभी पड़ोस में रहने वाली आरती वहां आ गई। आरती भी चमेली चाची की तरह चुगलखोर लड़की थी। क्या हुआ चमेली चाची, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? चमेली चाची गुस्से में बोली। कितनी मुश्किल से मैंने रामलाल और सावित्री के बीच में झगड़ा करवाया था, लेकिन वो दोनों बहनें कुमुद और गौरी यहाँ आ गई और झगड़ा खत्म कर दिया। अरे चाची, आप तो पूरे गांव में झगड़े कराने के लिए मशहूर है। आप तो सबके बीच में झगड़ा करा देती हैं, लेकिन उन दोनों बहनों के बीच में झगड़ा नहीं करा पाई। ये सुनकर चमेली चाची क्रोधित हो गई। अरे दोनों बहनें पक्की हैं, कितनी भी चुगलखोरी कर लो, लेकिन वो बातों में आती ही नहीं। मुझे लगता है उनके प्रेम में कोई दरार डाल भी नहीं सकता। आपकी ये चुनौती मैं स्वीकार करती हूँ। मैं उन दोनों बहनों के प्रेम में दरार डाल सकती हूँ, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। ये सुनकर चमेली चाची चौंक गई। अगर तुम ये काम कर दोगी तो मेरे पास एक सोने का हार है, वो हार मैं तुम्हें दे दूंगी। मैं बस किसी भी तरह उन दोनों बहनों के बीच झगड़ा देखना चाहती हूँ। उन्हें बहुत घमंड है ना कि वो हमेशा साथ रहती हैं। आरती मुस्कुराई। वाह चाची, उन दोनों बहनों के झगड़े के बदले आप मुझे सोने का हार देंगी? मेरे पति तो बहुत पहले गुजर गए, ना आगे कोई है और ना पीछे कोई। मेरी कोई संतान भी नहीं है। मैं एक विधवा हूँ, दूसरों के बीच झगड़ा कराकर ही खुश हो लेती हूँ। हार का मैं क्या करूंगी? इतना कहकर चमेली चाची अंदर गई और एक ठोस सोने का हार लेकर आई। देख, ये सोने का हार, अगर तुम उन दोनों बहनों के बीच में झगड़ा करा दोगी तो ये हार तुम्हारा। आरती ने मुस्कुराकर चुनौती स्वीकार कर ली और वो वहां से चली गई। अगले दिन सुबह का समय था। सुखदेव अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। पूरे गांव में तुम्हारे ही चर्चे हैं बेटा। तुमने कितनी चतुराई से रामलाल और सावित्री के बीच के झगड़े को खत्म करवा दिया। वाह, मैं तो कहता हूँ सत्यानाश जाए चमेली का, जो हमेशा चुगलखोरी करके दूसरों के बीच झगड़ा कराती रहती है। भाई भगवान बचाए ऐसे चुगलखोरों से। ये सुनकर कुमुद मुस्कुराने लगी। पिताजी, चमेली चाची के बारे में तो हर कोई जानता है, फिर भी पता नहीं लोग क्यों उनकी बातों में आ जाते हैं। तभी गौरी ने कुमुद की ओर देखा। कुमुद, चल आज जंगल के तालाब में चलते हैं। काफी दिन हो गए हमें वहां स्नान किए हुए। ये सुनकर कुमुद खुश हो गई। पिताजी, हम दोनों बहनें जंगल के तालाब से स्नान करके आ जाएं क्या? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन हाँ बेटा जी, शाम से पहले लौट आइएगा। ठीक है ना? जाओ जाओ, आराम से जाओ। कुछ ही देर बाद दोनों बहनें जंगल के तालाब के किनारे खड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। चलो अब तैरना शुरू करते हैं। जो तालाब के उस पार पहले पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा। ये सुनकर गौरी मुस्कुराई। दोनों बहनें तालाब में कूद पड़ी और तेजी से तैरने लगी। कुछ ही देर में दोनों तैरती हुई तालाब के दूसरे किनारे एक साथ पहुंच गई। हर बार की तरह हम दोनों एक साथ ही पहुंच गए, मतलब हम दोनों बराबर हुए। गौरी हंसने लगी। तभी उनके कानों में एक युवक की आवाज आई। वाह 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 वाह, क्या बात है! इतनी कुशल तैराकियां हमने अपने जीवन में पहली बार देखी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दोनों बहनों ने सामने देखा। एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर युवक बैठा उन्हें देख रहा था, लेकिन उसकी नजरें खासकर गौरी पर टिकी हुई थी। वो युवक धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। बड़ी विचित्र बात है कि तुम दोनों की शक्ल एक है लेकिन रंग अलग अलग है। कुमुद ने उसकी ओर देखा। लेकिन तुम कौन हो? मैं इस राज्य का राजकुमार आदित्य हूं। दरअसल कभी कभी जंगल में तैराकी करने के लिए आ जाता हूं, लेकिन आज यहां आकर तैरने का मन नहीं हुआ, इसीलिए उस वृक्ष के नीचे बैठ गया था और मैं काफी देर से देख रहा हूं तुम दोनों को। सही बताऊं तो
सच में तुम दोनों की प्रशंसा तो बनती है। मतलब वाह, क्या बात है, क्या तैराकी करती हो, क्या बात है। ऐसा लगता है कि बस देखते रहो देखते रहो। ये सुनकर कुमुद मुस्कुराई। तभी राजकुमार आदित्य ने गौरी की ओर देखा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गौरी है और ये मेरी जुड़वा बहन कुमुद है। ओ अच्छा 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 अच्छा। चलो अच्छा हुआ, कम से कम जंगल में मुझे दो दोस्त तो मिल गए। अब मेरा समय आसानी से कट जाएगा। गौरी हंस पड़ी। तो क्या आप रोज जंगल आते हैं? अब तुम दोनों रोज नहीं आती क्या? नहीं, हम दोनों कभी कभी ही आते हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम रोज आ जाएंगे। देखो ऐसा है कि मैं तुम दोनों से मित्रता करना चाहता हूं, और मित्रता में आदेश नहीं किया जाता, आग्रह किया जाता है। इसीलिए मैं आग्रह कर रहा हूं कि हमसे भी मित्रता कर लो। अगर 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 तुम दोनों यहां आओगी फिर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। बताओ। कुमुद और गौरी ने मुस्कुराकर हामी भर दी। कुछ देर बातचीत के बाद राजकुमार आदित्य वहां से चला गया। दोनों बहनें भी अपने घर लौट आईं। घर पहुंचकर कुमुद ने सारी बात अपनी माँ कौशल्या को बता दी। माँ, उस राजकुमार ने तो हम दोनों से बड़ी आसानी से मित्रता कर ली। तुम दोनों का स्वभाव ही इतना अच्छा है कि हर कोई तुमसे मित्रता करना चाहता है। लेकिन याद रखना, वो राजकुमार है, उसे साधारण मनुष्य मत समझना और कोई ऐसा काम मत करना जिससे उसे क्रोध आ जाए। राजकुमारों का स्वभाव बड़ा ही विचित्र होता है। कुमुद मुस्कुराकर वहां से चली गई। उस दिन के बाद कुमुद और गौरी रोज जंगल आने लगी। वे घंटों तक राजकुमार आदित्य से बातें करती, लेकिन राजकुमार आदित्य का ध्यान कुमुद की अपेक्षा गौरी की ओर अधिक रहता था। एक दिन राजकुमार आदित्य ने गौरी की ओर देखा। गौरी गौरी गौरी, तुम भी ना। अच्छा गौरी, मेरी बात सुनो। मुझे मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ, कहिए राजकुमार आदित्य। राजकुमार ने कुमुद की ओर देखा। अब मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। गौरी चौंक गई और कुमुद की ओर देखने लगी। कुमुद मुस्कुराई। इसमें सोचने की क्या बात है? अगर राजकुमार आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं तो मैं कुछ देर के लिए यहाँ से चली जाती हूँ। इतना कहकर कुमुद वहां से थोड़ी दूर चली गई। राजकुमार आदित्य ने गौरी की ओर देखा। ए गौरी, पहले तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि जो मैं तुमसे कहूंगा वो कुछ दिन तक अपनी बहन से नहीं बताओगी। जब मैं कहूंगा तभी बताना, ठीक है? मना मत करना। गौरी चौंक गई। ऐसी क्या बात है? अब देखो, पहले वचन तो दो, बोलो ना। गौरी गहरी सोच में डूब गई। ठीक है, अगर कोई और होता शायद मैं मना कर देती, लेकिन आप राजकुमार हैं और माँ ने कहा था कि राजकुमार साधारण पुरुषों की तरह नहीं होते। मैं वचन देती हूँ। अब दरअसल गौरी, मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अभी ये बात अपनी बहन को बताओ। हो सकता है कि उसे बुरा लगे, और जब मैं स्वयं तुम्हारे माता पिता से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा तब तुम उसे बताना, ठीक है? ये सुनकर गौरी चौंक गई। कुछ क्षण वो गहरी सोच में डूबी रही। ठीक है, मुझे स्वीकार है। कुछ देर बाद राजकुमार आदित्य वहां से चला गया। राजकुमार आदित्य के जाने के बाद कुमुद गौरी के पास आई। आखिर राजकुमार आदित्य तुमसे अकेले में क्या बात कर रहे थे? गौरी कुछ क्षणों के लिए गहरी सोच में डूब गई। मैं चाहकर भी तुझे नहीं बता सकती। ये सुनकर कुमुद चौंक गई। हम दोनों में आज तक कोई बात नहीं छुपी, फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि राजकुमार आदित्य ने मुझसे वचन लिया है कि जो बात हमारे बीच में हुई है वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, और तुम जानती हो कि वचन तोड़ना कितना बड़ा पाप है। ये सुनकर कुमुद कुछ देर चुप रही, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अब घर चलते हैं। लेकिन कुमुद और गौरी ये नहीं जानती थी
कि कई दिनों से आरती उन दोनों पर नजर रखे हुई थी। आरती दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। तो आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया। राजकुमार आदित्य ने जो वचन गौरी से लिया है, वही वचन इन दोनों बहनों के प्रेम को खत्म कर देगा। इतना कहकर आरती सीधी चमेली चाची के पास पहुंची। चमेली चाची, मैं शर्त जीतने के बहुत करीब हूँ, बस सोने का हार तैयार रखिएगा। चमेली चाची मुस्कुराने लगी। जिस दिन से उन दोनों बहनों के झगड़े की आवाज मेरे कान में पड़ेगी, उस दिन मैं खुद अपने हाथों से वो सोने का हार तुम्हें दे दूंगी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। कुमुद और गौरी रोज जंगल जाती और राजकुमार आदित्य से मिलती, लेकिन अब राजकुमार आदित्य अक्सर गौरी को कुमुद से थोड़ा दूर ले जाकर उससे बातें करता। कुमुद दूर खड़ी ये सब देखती रही। एक दिन राजकुमार आदित्य ने कुमुद से कहा, अच्छा कुमुद, मैं गौरी के साथ ना थोड़ा जंगल घूमने जा रहा हूं, ज्यादा नहीं, कुछ देर में ही लौट आऊंगा। तुम तब तक यहीं रहना और अपना ध्यान रखना, ठीक है? कुमुद मुस्कुराई। ठीक है। राजकुमार आदित्य गौरी के साथ वहां से चला गया। तभी वहां आरती आ गई। कुमुद ने उसे देखा और वो चौंक गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे सब पता है, तुम्हारी और गौरी की मित्रता राजकुमार आदित्य से हो गई है। तो इससे तुम्हें क्या मतलब? आरती हल्का सा हंसी। मुझे मतलब तो कुछ नहीं है, मैं तो बस ये देख रही हूँ कि तुम कितनी बड़ी मूर्ख हो। कुमुद चौंक गई। क्या मतलब है तुम्हारा? सीधा सा मतलब है, तुम्हारी बहन राजकुमार आदित्य के साथ प्रेम कर रही है और तुम्हें कुछ भी नहीं बता रही। कितनी आसानी से उसने तुम्हें मूर्ख बना दिया, वचन का बहाना बनाकर। ये सुनकर कुमुद के चेहरे का रंग उतर गया। दरअसल कुमुद भी मन ही मन राजकुमार आदित्य को पसंद करने लगी थी। आरती ने कुमुद के चेहरे का बदलाव भाव देख लिया। लगता है तुम भी राजकुमार आदित्य को पसंद करती हो, लेकिन दुर्भाग्य तो देखो, राजकुमार आदित्य ने तुम्हारी सुंदरता को नजरअंदाज कर तुम्हारी सावली बहन को पसंद कर लिया है। कुमुद चुप रही। और तुम्हारी बहन ने ये बातें तुमसे छुपा ली। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो देख लेना, कुछ ही दिनों में राजकुमार आदित्य तुम्हारी बहन का रिश्ता लेकर तुम्हारे घर पर आएगा और फिर उसके बाद गौरी तुम्हें सब सच बता देगी। कुमुद चौंक गई। तुम ये सब इतनी निश्चितता से कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं कई दिनों से तुम तीनों को देख रही हूँ और तुम्हें पता है गौरी ने तुमसे ये बात क्यों छुपाई? क्योंकि उसे डर है कि कहीं तुम उसके रास्ते की रुकावट ना बन जाओ। इतना कहकर आरती वहां से चली गई। कुमुद के मन में पहली बार अपनी बहन गौरी के प्रति ईर्ष्या की चिंगारी जल उठी। कुछ देर बाद राजकुमार आदित्य गौरी के साथ वापस आ गया। कुमुद उन दोनों को घूरने लगी। क्या हुआ कुमुद? कुछ नहीं। कुछ देर बाद तीनों अपने अपने घर चले गए, लेकिन उस रात कुमुद सो नहीं सकी। वो पूरी रात आरती की बातों के बारे में सोचती रही। अगली सुबह कुमुद सोकर उठी तो उसने देखा कि राजकुमार आदित्य घर आ गया। वो गौरी के माता पिता सुखदेव और कौशल्या से बातें करने लगा। दूर खड़ी कुमुद ये सब देख रही थी। कुछ देर बाद राजकुमार वहां से चला गया। वहीं कौशल्या खुशी से कुमुद के पास आई। तेरी बहन के तो भाग्य खुल गए। राजकुमार आदित्य उसे पसंद करते हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि गौरी के सांवले रंग के कारण उसका विवाह कैसे होगा, लेकिन उसके भाग्य बहुत अच्छे निकले। अब वो इस राज्य की राजकुमारी बनेगी। ये सुनकर कुमुद के मन में पहली बार क्रोध जाग उठा। कौशल्या वहां से चली गई। कुछ देर बाद गौरी कुमुद के पास आई। मुझे तुमसे कुछ कहना है। लेकिन कुमुद ने कोई जवाब नहीं दिया। वो गुस्से से पैर पटकती हुई घर से बाहर निकल गई। वो पहली बार था जब गौरी के लिए कुमुद की आंखों में प्रेम नहीं बल्कि नफरत दिखाई दे रही थी। कुमुद गुस्से में घर से बाहर खड़ी थी। उसके चेहरे पर क्रोध और ईर्ष्या साफ दिखाई दे रही थी। गौरी वहां आ गई। क्या हुआ? तुम घर के बाहर क्यों आ गई? कुमुद क्रोध से भर उठी। आखिर तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? यही कि राजकुमार आदित्य तुमसे प्रेम करता है। अब ये बात मुझे क्यों बता रही हो?
ये सुनकर गौरी चौंक गई। आखिर तुम्हें क्या हो गया है कुमुद? मेरी आंखें खुल गई हैं। जितना प्रेम मेरे मन में तुम्हारे लिए था, तुम्हारे मन में मेरे लिए उतना प्रेम कभी था ही नहीं। वो तो भला हो आरती का, जिसने मेरी आंखों के सामने से पर्दा हटा दिया। गौरी की आंखों में आंसू भर आए। तुम्हें किस बात का डर था? हाँ, यही कि अगर मुझे पता चल गया तो मैं राजकुमार आदित्य को तुमसे छीन लूंगी। और तुमने मुझसे झूठ बोला कि राजकुमार आदित्य ने तुम्हें वचन दिया है कि हमारे प्रेम की बात मुझसे मत बताना। आखिर वो ऐसा वचन क्यों लेंगे? गौरी बुरी तरह आहत हो गई। तुम मेरे बारे में इतना गलत कब से सोचने लगी हो? मैं कुछ गलत नहीं सोच रही। सच्चाई मेरी आंखों के सामने है और सच हमेशा कड़वा होता है। लेकिन कान खोलकर सुनो, मैं भी राजकुमार आदित्य से प्रेम करती हूँ। अगर तुमने मेरे साथ ये चालाकी नहीं की होती तो मैं पीछे हट जाती, लेकिन अब नहीं। राजकुमार आदित्य से विवाह होगा तो मेरा होगा, तुम्हारा नहीं। ये सुनकर गौरी स्तब्ध रह गई। लेकिन राजकुमार आदित्य मुझसे प्रेम करते हैं। लेकिन मैं अपने मन में उनके प्रेम का दिया जला लूंगी। मैं जंगल के उस रहस्यमय मंदिर में जाऊंगी। कहते हैं वहां दिया जलाकर जो मांगा जाए वो जरूर मिलता है। मैं आज रात वो दिया जलाऊंगी और राजकुमार आदित्य को मांगूंगी। इतना कहकर कुमुद वहां से चली गई। गौरी रोने लगी। ये सब चमेली चाची और आरती दूर से देख रहे थे। अरे वाह, जो काम मैं नहीं कर सकी वो तूने कितनी आसानी से कर दिया। प्रेम ऐसी ही चीज है चाची। अब जल्दी से सोने का हार मेरे हवाले कर दो। चमेली चाची आरती को घर के अंदर ले गई और सोने का हार उसे दे दिया। फिर वो बोली, लेकिन आरती, वो मंदिर बहुत रहस्यमयी है। कहते हैं वहां दिया जलाना आसान नहीं है। अगर मन में खोट हुआ ना तो वो दिया जलाने वाला श्रापित हो सकता है। ये सुनकर आरती चौंक गई। तुम ठीक कह रही हो चाची, मैं आज भी कुमुद पर नजर रखूंगी। रात के गहरे सन्नाटे में कुमुद जंगल के उस प्राचीन मंदिर में पहुंच गई। वो दिया जलाने ही वाली थी कि तभी पुजारी ने उसे रोक लिया। लेकिन कुमुद ने उसकी बात नहीं मानी और दिया जला दिया। अगले ही पल उसका शरीर पत्थर में बदलने लगा। कुछ देर बाद आरती मंदिर आ पहुंची। कुमुद को पत्थर का बना देखकर वो स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। पुजारी ने उससे पूछा, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? अगर मैं चमेली चाची से शर्त नहीं लगाती, अगर मैं दोनों बहनों के बीच दरार नहीं डालती तो कुमुद के साथ ये सब नहीं होता। इतना कहकर आरती दौड़ती हुई गौरी के पास गई और सारी बात बता दी। सुखदेव और कौशल्या ये सुनकर रोने लगे। अब क्या होगा? मेरी बेटी पत्थर की बन गई है। आरती क्रोध में सोने का हार लेकर चमेली चाची के पास गई और उसके मुंह पर फेंक दिया। तेरी वजह से ये सब हुआ है। आज के बाद मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगी। चमेली चाची चुपचाप बैठी रह गई। गौरी दौड़ती हुई मंदिर पहुंची और पत्थर बनी कुमुद से लिपटकर रोने लगी। ये तूने क्या कर दिया बहन? तभी पुजारी वहां आया। मेरी बहन को ठीक कर दीजिए पुजारी जी। इतना आसान नहीं है। अगर तुम अपनी बहन को वापस जीवित करना चाहती हो तो तुम्हें बलिदान देना होगा। इस दिए को जलाओ और सच्चे मन से अपनी बहन की मुक्ति मांगो। अगर तुम्हारा मन सच्चा हुआ तो तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी, लेकिन हाँ, तुम पत्थर की बन जाओगी। गौरी चौंक गई। कैसा बलिदान? इस दिए को जलाओ और सच्चे मन से अपने बहन की मुक्ति मांगो। अगर तुम्हारा मन सच्चा हुआ तो तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम पत्थर बन जाओगी। गौरी रो पड़ी। अगर मेरी बहन ठीक हो जाए तो मैं जीवन भर पत्थर बनना स्वीकार करती हूँ। गौरी ने दिया जला दिया। कुछ ही क्षणों में कुमुद जीवित हो गई, लेकिन गौरी पत्थर बन गई। पुजारी भी ये देखकर चौंक गया। कुमुद रोने लगी। मैंने तुझे कितना गलत समझा बहन। सजा मुझे मिलनी चाहिए थी, तुझे नहीं। कुमुद ने फिर से दिया जलाया। हे देवताओं, मेरी बहन को जीवन दे दो। मैं पत्थर की बनने को तैयार हूँ। अगले ही पल गौरी जीवित हो गई।
पुजारी मुस्कुराया। पहली बार जब तुमने दिया जलाया था तब तुम्हारे मन में ईर्ष्या और लालच था, लेकिन दूसरी बार तुम्हारे मन में केवल और केवल प्रेम था। इसीलिए देवताओं ने तुम्हारा प्रेम स्वीकार किया, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। शाबाश। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर रोने लगी। कुछ दिनों बाद राजकुमार आदित्य और गौरी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। कुमुद अपनी बहन के विवाह में सबसे ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। ईर्ष्या और घमंड इंसान को पतन की ओर ले जाते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम और त्याग हर श्राप को वरदान में बदल सकते हैं।